हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन देख रहे हैं और आज के सेशन में एक नया चैप्टर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इस सीरीज का, जिसका नाम है पुष्पी पादपों का शरीर, या जिसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं प्लांट एनाटोमी। ठीक है। तो लास्ट लेसन आपने देखा था, लास्ट चैप्टर जो आपने देखा था प्लांट मॉर्फोलॉजी था, जिसमें पादपों के जो बाह्य आकारिकी लक्षण थे वो अपन ने डिस्कस किया था। उसमें आपने मेनली मूल, तना, पत्ती और पुष्प के बारे में डिस्कस किया था। ये जो चैप्टर है इसके अंदर अपन आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे। ठीक है। बाह्य से आपसे पूछा जाए तो बाह्य पादपों के बाह्य आकारिकी जो लक्षण है, जिस ब्रांच में अपन पढ़ते हैं वो मॉर्फोलॉजी है या आकारिकी जिसे अपन बोलते हैं। और आंतरिक अगर पूछा जाए, आंतरिक जो लक्षण है, ठीक है, अभिलक्षण जो है उसकी स्टडी अपन करते हैं, वो आपके पास एनाटोमी है या पुष्पी पादपों का शरीर चैप्टर में अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है। इस चैप्टर की अगर अपन बात करें तो नीट में ऑन एन एवरेज लगभग 4 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में नीट में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? हर साल लगभग 4 प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब आंतरिक संरचना आप लोग पढ़ेंगे इसके अंदर, तो मेनली इसके अंदर जो आपने एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री, एक बीज पत्री और जो द्विबीज पत्री आपने पढ़ा था लास्ट, जो अपना चैप्टर था उसके अंदर मेन उसी के बारे में अपन देखेंगे कि एक बीज पत्री मूल और तने में क्या फर्क है। सॉरी, एक बीज पत्री मूल और द्विबीज पत्री मूल में क्या फर्क है, क्या अंतर है, स्ट्रक्चर किस प्रकार से दिखती है। ठीक है। एक बीज पत्री तना और द्विबीज पत्री तना में किस प्रकार से डिफरेंस है। तो मेनली अपना जो फोकस रहेगा इन्हीं पर रहेगा, कुछ दूसरे स्ट्रक्चर भी अपन यहाँ से डिस्कस करेंगे। क्लियर है? आज का जो सेशन है उसमें टॉपिक 6.1 एनसीईआरटी का उत्तक और 6.1.1 मेरिस्टेम उत्तक यहां से डिस्कस करेंगे, जो एक प्रकार का क्या है, उत्तक है। तो आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठिएगा, नोटबुक लेके बैठिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहां से बताता चलूं उसे आप लोग नोट करते चलिएगा, एनसीईआरटी में हाईलाइट करते हुए चलिएगा। और किसी प्रकार का आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अध्याय 6 पुष्पी पादपों का शरीर। इसके अंदर अपने जो टोटल 4 सब टॉपिक्स आपको दे रखे हैं यहाँ पर, उत्तक, उत्तक तंत्र, द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पादपों का शरीर, सबसे इंपॉर्टेंट यही होने वाला है। और सबसे लास्ट में द्वितीयक वृद्धि। ठीक है। स्टार्ट अपन करते हैं। आप बड़े प्राणियों, पादप तथा जंतु दोनों में रचनात्मक समानता तथा बाह्य आकारिकी में विभिन्नता देख सकते हैं। ठीक है। जो स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें उसमें सिमिलरिटी है या नहीं है वो अपन देख सकते हैं, आकारिकी में अपन देख सकते हैं। इस प्रकार जब हम भीतरी रचना का अध्ययन करते हैं तब हमें बहुत सी समानताओं तथा विभिन्नताओं का पता लगता है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की ये बात कर रहा है, ओवरऑल क्वेश्चन नहीं पूछ सकता ऐसे स्टेटमेंट से ये। इस अध्याय में हम उच्च पौधों में भीतरी रचनात्मक तथा कार्यात्मक संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की रचना और उनके फंक्शन क्या क्या है वो यहां से आप देखोगे, लेकिन किस प्रकार की भीतरी जो स्ट्रक्चर से और जो फंक्शन से वो यहां से आप डिस्कस करेंगे। तो पौधों की भीतरी संरचना के अध्ययन को अपन बोलते हैं शारीर, या जिसे आप सिंपल सा इंग्लिश में बोलते हो एनाटोमी। ठीक है, लिख सकते हो ये टर्म। पौधों में कोशिका आधारभूत इकाई है। पौधों में जितने भी जीवित जीव की अगर अपन बात करें, बहुकोशी के जीवों की अगर अपन बात करें, सही शब्द में वो बोलूं तो कोशिका ही होती है। आपने जो चौथा चैप्टर पढ़ा था जंतु जगत, उसमें संगठन का स्तर आपने देखा था। ठीक है। 4 प्रकार का संगठन का स्तर होता है। पहला आपके पास कोशिकीय स्तर होता है, जिसमें कोशिका ही मेन स्ट्रक्चर होती है, वही सारे फंक्शन वगैरह करती है। ठीक है। उसके बाद में दूसरा आपने देखा था कोशिका जब विभाजन करती है तो उत्तक वहां पर बनाती है बहुत सारी कोशिकाएं। उत्तक से आपके पास अंग बनता है और अंग से आपके पास क्या बनता है, अंग तंत्र आपके पास बनता है। तो 4 प्रकार के कोशिकीय 4 प्रकार के संगठन के स्तर यहाँ पर हो गए आपके पास। कोशिकीय, उसके बाद में कोशिका से जो बन रहा है वो आपके पास उत्तक, और उसके बाद में आपके पास अंग, और अंग से जो मिलता है अपने पास उसे आप बोलते हो अंग तंत्र। ठीक है। उससे आप क्या बोलते हो, अंग तंत्र। कोशिकाएं उत्तक में और उत्तक अंगों में संगठित होते हैं। पौधे की विभिन्न अंगों की भीतरी संरचना में अंतर होता है, तो ये अपन डिस्कस करेंगे। एंजियोस्पर्म में ही एक बीजपत्री की शारीरिकी द्विबीजपत्री से भिन्न होती है। तो एंजियोस्पर्म जो आपके पास है, जिसे आप पुष्पी पादप बोलते हो, तो उसमें दो आपने पढ़ा था प्लांट मॉर्फोलॉजी में, एक तो एक बीजपत्री और दूसरा द्विबीजपत्री। तो है तो ये एंजियोस्पर्म, लेकिन फिर भी उनकी स्ट्रक्चर में, शारीरिकी में क्या है, विभिन्नताएं आ जाती है।
नेक्स्ट, भीतरी संरचना पर्यावरण के प्रति अनुकूलन को भी दर्शाती है। इंपॉर्टेंट इस स्टार मार्क कर लीजिएगा आप लोग। भीतरी संरचना जो है, चाहे एक बीजपत्री हो चाहे द्विबीजपत्री, उसमें अगर किसी भी प्रकार की जो चेंजेस हैं, या मैं सिंपल सा बोलूं किसी भी पादप की ये भीतरी संरचना इस प्रकार से, तो इस प्रकार से इसकी संरचना बनने में कहीं ना कहीं जो पर्यावरण है उसका भी रोल होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं किसका रोल है? पर्यावरण का रोल है, क्योंकि पर्यावरण के प्रति अनुकूलन ये अडेप्टेशन को बता रहा है कि पानी की उपलब्धता है या नहीं है, प्रकाश की उपलब्धता है या नहीं। मान लो प्रकाश की उपलब्धता नहीं है, तो वहां पर जो आपके पास वर्णक है, जैसे पिगमेंट अपन बोलते हैं, हरित लवक वगैरह की अपन बात करें, हो सकता है उनका जो उपलब्धता है वो कम होगी। ठीक है, तो वो जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है वो पर्यावरण के प्रति अनुकूलन को दर्शाता है, और डिटेल्स अभी से अपन देखेंगे। टॉपिक 6.1, उत्तक या जिसे आप बोलते हो टिश्यू। उत्तक कोशिकाओं का एक ऐसा वर्ग है जिसका उद्भव एक ही होता है। कोशिकाओं के वर्ग की ये बात कर रहा है। कोशिका में कोशिका विभाजन होता है, तो ये मान लो 4 कोशिकाएं बनकर इसका निर्माण कर रही है, उत्तक का निर्माण कर रहे हैं। और उनके कार्य भी क्या होते हैं? समान होते हैं जनरली प्राय। ठीक है, पौधे विभिन्न प्रकार के उत्तक होते हैं। उत्तक को दो प्रमुख वर्ग विभज्यतकी या मेरिस्टेमी तथा स्थायी उत्तक में विभाजित अपन कर सकते हैं। उत्तक को दो पार्ट में आपने विभाजित किया है। वर्ग विभज्यता लिखा है, ये इसके बीच में स्पेस आना चाहिए, जो टाइपिंग इसने की है उसकी गड़बड़ है। यहाँ पर वर्ग और विभज्यतकी दो वर्ग में आपने इसे विभाजित किया है। उत्तक को पहला आपके पास विभज्योतकी हो जाएगा, और दूसरा आपके पास कौन सा हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। विभोज्योतकी को अपन क्या बोलते हैं भाई साहब? इसे आप बोलते हो मेरिस्टेम, और स्थायी को अपन बोलते हैं परमानेंट। ठीक है, परमानेंट। तो जहां पर भी अपन क्लासिफिकेशन करते हैं तो कोई ना कोई क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है, मतलब वर्गीकरण का आधार तो होता ही होता है। तो यहाँ जो आधार है वो आपके पास क्या है कि कोशिका विभाजन हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो विभोज्यतकी मेरिस्टेम की अगर बात करें तो इसमें सेल डिवीजन होता है, कोशिकाएं विभक्त होती है आगे। ठीक है, इस प्रकार के उत्तक इसमें क्या होता है? कोशिकाएं विभक्त होती रहती है, वो आपके पास विभोज्यतकी। जबकि दूसरा स्थायी की अगर अपन बात करें तो इसमें जो कोशिका विभाजन है वो यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो उत्तक को दो प्रमुख वर्ग, एक तो विभोज्यतकी और दूसरा स्थायी उत्तक में विभक्त किया आपने। और इनके वर्गीकरण का आधार क्या है? कोशिकाओं का विभक्त होना अथवा नहीं होना है। क्लियर है ये बात? क्लियर होगी? तो 6.1.1 मेरिस्टेम उत्तक, जो पहले प्रकार का उत्तक है वो यहां से अपन डिस्कस करते हैं। पौधों में वृद्धि मुख्यतः सक्रिय कोशिका विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। ठीक है, जो भी वृद्धि की अपन बात करें पादपों में, जो वृद्धि होती है वो सक्रिय एक्टिवली डिवाइडिंग सेल तक सीमित होती है, और इस क्षेत्र को अपन बोलते हैं मेरिस्टेम। इसको याद दिलाने की अगर मैं कोशिश करूं थोड़ी सी, तो आपने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने मूल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मूल। इसके अंदर आपने पढ़ा था, तो मूल में आपने बोला परिपक्वन क्षेत्र होता है। ठीक है, नीचे सबसे नीचे आपके पास मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र होता है, और बीच में आपके ये मेरिस्टेमेटिक हो गए, बीच में आपके पास दीर्घीकरण था, एलोंगेशन वाला रीजन था। तो ये आपने प्लांट मॉर्फोलॉजी में 5वें चैप्टर में पढ़ा था। ये मैच्योरेशन, ये परिपक्वन क्षेत्र हो गया। तो जो रूट आपके पास बन रही थी उसकी स्ट्रक्चर की अपने बात की थी, सबसे नीचे वाला पार्ट जो था मेरिस्टेम था, और ये आपके पास क्या कर रहा था? सक्रिय रूप से कोशिका विभाजन कर रहा था, और इसके चारों तरफ रूट केप था जो आगे चलकर भूमि में यहाँ पर वृद्धि कर रहा था। ठीक है, तो इस क्षेत्र को आप मेरिस्टेम कहते हो, जहां पर क्या होती है? कोशिकाएं सक्रिय रूप से विभाजन करती है। ग्रीक भाषा में मेरिस्टो का मतलब होता है विभाजित। ग्रीक लिखा है यहाँ पर, ध्यान रखना, कभी भी कंफ्यूज कर सकता है कि लैटिन है या दूसरा जो लैंग्वेज है उसका नाम यूज में ले सकता है, तो आपको ध्यान रखना ग्रीक। पौधे में विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम होते हैं। जो मेरिस्टेम मूल तथा तने के शीर्ष पर होता है, जैसा भी मैंने आपको बताया मूल में, सेम वैसे ही तने के शीर्ष पर भी होते हैं, वह प्राथमिक उत्तक बनाते हैं, और उसे आप शीर्षस्थ मेरिस्टेम बोलते हो, क्योंकि ये शीर्ष पर है। चाहे तो मूल का शीर्ष सबसे लास्ट टर्मिनल जो पार्ट है, चाहे तो आप बात करो तने की तो उसमें भी सबसे ऊपर की ओर होगा, तो इसीलिए से आप क्या बोलोगे? शीर्षस्थ मेरिस्टेम बोलोगे। मेरिस्टेम का मतलब होता है विभाजन करने वाला, शीर्षस्थ का मतलब शीर्ष पर, और मूल और तना दो एग्जाम्पल आपने देख लिए। और भी डिटेल से आगे देखेंगे अपन स्ट्रक्चर में, लेकिन अभी आपने जो पढ़ा है वो मैंने आपको याद दिलाया है कि मूल में जो आपने स्ट्रक्चर देखी थी वहां पर भी ये शब्द अपन ने यूज में लिया था। मूल शीर्षस्थ मेरिस्टेम मूल की चोटी पर तथा तने की शीर्षस्थ मेरिस्टेम तने की चोटी पर होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप देखेंगे चित्र में बता रखा है, शीर्षस्थ मेरिस्टेम बे और बे दोनों ही बे हैं, वापस से इन्होंने
कर दिया, जैसे कि अपन तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे, यहाँ पर बे की जगह क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो ये आपके पास मूल है, ये मूल गोप इन्होंने बता दिया यहाँ पर। मूल गोप के नीचे, जैसा मैंने अभी आपको थोड़े टाइम पहले ही बताया था कि मूल गोप के नीचे आपके पास एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होगी, जिसे आप क्या बोलोगे, मूल शीर्ष मेरिस्टेम बोलोगे। यहाँ पर ये जो डेंस बता रखा है, सघन बता रखा है, ये आपके पास क्या है, मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं है। ठीक है, ये मूल गोप का प्रारंभ यहाँ से हो रहा है, इस वाले रीजन से, और ये पूरा मूल गोप ये इसको कवर करके रखा है। उसके बाद में वल्कुट तथा केंद्रीय सिलेंडर का प्रारंभ यहाँ से हो रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोटोडम आगे अपन देखेंगे, प्रोटोडम आपके पास है क्या, इसकी जो कवरिंग है, एक तरह से स्किन जिसे आप बोल सकते हो, ये आपके पास वल्कुटिक और ये केंद्रीय सिलेंड्रिकल पार्ट यहाँ पर बता रखा है। उसके बाद में बे में आप पर्रों में देखेंगे, तो पर्रों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं, किस प्रकार से कक्षीय कली वगैरह बनती है वो देखते हैं अपन पहले। पत्तियों के बनने तथा तने की लंबाई के समय कुछ कोशिकाएं पर्रों शीर्षस्थ मेरिस्टेम के पीछे छूट जाती है। इसको आप लोग समझिएगा बहुत ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट है ये। मान लो ये आपके पास तना है, अभी कास्टीय नहीं है, मतलब ये आपके पास भूरे कलर का जो होता है वैसा नहीं है, मतलब हार्ड नहीं है, अभी सॉफ्ट ही है। ठीक है, तो ये आपके पास तना है और यहाँ से आपके पास पत्तियां बन रही है, ये पत्तियां यहाँ पर बन रही है। ठीक है, तो यहाँ ये एक्टिवली डिवाइडिंग जो सेल है, मेरिस्टेम है, जैसे मान लो ये ब्लैक कलर में है, ये मेरिस्टेम यहाँ पर ये एक्टिवली डिवाइडिंग आगे की ओर कर रही है वृद्धि। तो इसमें से होता क्या है कि जब वृद्धि होती है तो कुछ कोशिकाएं, ये आपके पास सेकंड डायग्राम में बना देता हूँ, थोड़ा सा ये लंबा हो गया, ठीक है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक कोशिका लगातार विभाजन कर रही है, ये पत्तियां यहाँ पीछे रह गई है ये वाली। तो इसमें से क्या होगा कि कुछ जो कोशिकाएं, किसकी, मेरिस्टेम की अपन बात करें तो ये मेरिस्टेम वैसे तो यहाँ शीर्ष पर होता है, लेकिन इस मेरिस्टेम की कुछ कोशिकाएं पीछे अगर छूट जाती है तो उससे आप क्या बोलोगे, कक्षीय कली आप बोलोगे। ठीक है, ये कक्षीय कली है। आ गई बात इतनी सी समझ में, ये क्या है, कक्षीय कली है। वापस से देखो, पत्तियों के बनने तथा तने की लंबाई के समय कुछ कोशिकाएं पर्रो शीर्षस्थ मेरिस्टेम के पीछे छूट जाती है। ये तो आगे निकल गई, ये वाली तो, ये तो आगे जा रही है यहाँ पर, लेकिन कुछ कोशिकाएं यहाँ पीछे छूट गई है, उसे आप बोलते हो कक्षीय कली। क्लियर होगा, ये डायग्राम आप छाप सकते हो सिंपल सा, ऐसा नहीं देगा डायग्राम, लेकिन समझने के लिए। ऐसी कलियां पत्तियों के कक्ष में स्थित होती है, इन कलियों से शाखा अथवा फूल बनते हैं जब मेरिस्टेम स्थायी उत्तकों के बीच, ठीक है। तो ये कक्षीय कली आप लोग देखो, विभेदी वाहिका उत्तक है ये तो, इसे संवहनी उत्तक अपन पढ़ेंगे, जाइलम फ्लोएम की बात करते हैं। तो ये आपके पास क्या है, मेरिस्टेमेटिक रीजन ये यहाँ पर है, ये यहाँ देखो इसके अंदर, ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक है। तो कुछ कोशिकाएं मान लो यहाँ पीछे रह गई है, ये पीछे रह गई, तो ये जो पीछे रह गई है वो क्या है, कक्षीय कली है। क्लियर है, वो क्या है, कक्षीय कली है। पर्रो शीर्ष जो आगे चलकर तने वगैरह का निर्माण कर रहा है, ये पत्ती आद्य के यहाँ पर ये पत्ती वगैरह का जो निर्माण करता है, उसकी पहले की जो स्टेज है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जब मेरिस्टेम स्थायी उत्तकों के बीच होता है, जैसे मान लो ये आपके पास कुछ ऐसे उत्तक और कोशिकाओं का समूह है जो आगे चलकर विभक्त नहीं हो सकता है, उसे आपने क्या बोला था, मेरिस्टेम बोला था। तो ये विभक्त नहीं हो सकता है, तो इसके बीच में अगर किसी प्रकार के उत्तक हैं, किसी प्रकार के मतलब ये मेरिस्टेमेटिक हैं, मेरिस्टेमेटिक हैं, और ये आपके पास क्या है, परमानेंट है या स्थायी है। तो स्थायी उत्तकों के बीच में अगर मेरिस्टेमेटिक हैं तो उसे आप बोलोगे अंतर्वेशी। क्या बोलोगे, अंतर्वेशी उसे आप बोलोगे। क्लियर है, देखो इसे सिंपल सा, यहां जब मेरिस्टेम स्थायी उत्तकों के बीच होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, अंतर्वेशी मेरिस्टेम कहते हैं। ये घास में होते हैं, पूछा गया है, ये स्टेट पीएमटी का प्रश्न है, शायद आरपीएमटी में ही पूछा गया है। ये घास में होते हैं और शाकाहारियों द्वारा खाए भाग को पुनर्जीवित करता है, कि जैसे मान लो घास को किसी गाय ने, भैंस ने, बकरी ने खा लिया, तो वापस से जो वापस पुनर्जीवन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो अंतर्वेशी मेरिस्टेम की वजह से हो सकता है, वापस से पूछने के पूरे पूरे चांसेस हैं। शीर्षस्थ मेरिस्टेम तथा अंतर्वेशी मेरिस्टेम जो शीर्ष पर है और जो स्थायी उत्तकों के बीच में, दोनों ही प्राथमिक मेरिस्टेम है, क्योंकि ये पौधे की प्रारंभिक अवस्था में ही आ जाते हैं। तो जब पौधा बना बना ही है, नया नया फ्रेश है, उसी समय आ जाता है, इसीलिए आप प्राथमिक मेरिस्टेम बोलते हैं इन दोनों को। प्राथमिक या पूर्ववर्ती पादप बनाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इतना सा क्लियर होगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाल को। ठीक है, नेक्स्ट, मेरिस्टेम जो बहुत से पौधों की मूल अथवा पर्रों के परिपक्व क्षेत्रों में होते हैं, विशेष रूप से ये काष्ठिक अक्ष बनाते हैं और प्राथमिक मेरिस्टेम के बाद उत्पन्न होते हैं, इसे द्वितीयक या पार्श्वीय मेरिस्टेम कहते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे मेरिस्टेम भी होते हैं जो क्या होते हैं, प्राथमिक मेरिस्टेम के बाद में आते हैं। मतलब अब पौधे को काफी समय हो गया, वो फ्रेश नहीं है, उसको बड़ा हो रहा है, उसको मतलब
जब बनना शुरू हुआ था उसके काफी समय बाद में जो मेरिस्टेम है वो आपके पास द्वितीयक या पार्श्वीय मेरिस्टेम कहते हैं, जो कहाँ मिलते हैं, परिपक्व क्षेत्रों में होते हैं। ठीक है, मूल अथवा पर्व के परिपक्व क्षेत्र में होते हैं। ये सिलेंड्रिका मेरिस्टेम होते हैं, जैसे पुलीय कैम्बियम, अंतरापुलीय कैम्बियम, कोर कैम्बियम, पार्श्वीय कैम्बियम के उदाहरण। तो ये जो तीन चार शब्द लिखे हैं ये आपको अभी सिंपल सा ध्यान में रखना है, इनका भी मीनिंग अपन देखेंगे आगे आने वाले लेसन में कि पुलीय कैम्बियम क्या है, अंतरापुलीय कैम्बियम क्या है, कोर कैम्बियम क्या है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पार्श्वीय कैम्बियम के उदाहरण है जो क्या है, द्वितीयक है या पार्श्वीय मेरिस्टेम है। प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों मेरिस्टेम में कोशिका विभाजन के बाद नई नई कोशिकाएं बनती है जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से विशिष्ट होती है। ठीक है, तो प्राथमिक और द्वितीयक में जो नई नई कोशिका बन रही है रचना में, मतलब उनकी स्ट्रक्चर में, मान लो एक से दो कोशिका बन गई, दो से यहाँ पर आपके पास चार बन गए, तो इनकी जो स्ट्रक्चर है वो भी स्पेसिफिक होगा और जो कार्य होगा वो भी विशिष्ट होगा। मान लो आपके पास जाइलम बनाएगा जो एक प्रकार का संवहनी उत्तक है, ये फ्लोएम बनाएगा जो एक प्रकार का संवहनी उत्तक है। ये हो सकता है कि आगे चलकर क्या करे, क्लोरोप्लास्ट वगैरह बना दे जो प्रकाश संश्लेषण करे। ये हो सकता है कि कुछ स्पेसिफिक प्रकार जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बना ले जो एनर्जी के लिए काम है। तो अलग अलग इनके फंक्शन है, अलग अलग जो भी है। ठीक है, ये सिंपल सा मैं आपको समझाने की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। तो जो क्या है, रचना, इनकी स्ट्रक्चर और क्रिया जो है वो विशिष्ट होती है और उनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, तो जो प्राथमिक आपके पास था, ये एक से आपके पास ये दो बनी, ये फिर वापस विभाजन हुआ, ऐसी बहुत सारी बन गई। तो पहले जो था इनके अंदर विभाजन हो रहा था, विभाजन हो रहा है तब तक तो आप क्या बोलोगे, मेरिस्टेमेटिक बोलोगे, विभजित की बोलोगे। लेकिन मान लो इनके अंदर आपके पास विभाजन नहीं होगा, इनके ये अलग अलग कार्य के लिए विशिष्ट हो चुकी है कि कोई जाइलम बनाएगा, कोई फ्लोएम बनाएगा, कोई माइटोकॉन्ड्रिया में, कोई प्रकाश संश्लेषण के हरित लवक में। तो इनमें फंक्शन जो है, कार्य जो है विशिष्ट हो चुका है, लेकिन इनमें क्या होगा, विभाजन नहीं हो सकता। तो इसे आप क्या बोलोगे, स्थायी या परमानेंट टिश्यू बोलोगे या कोशिका यहाँ पर बोलोगे। ठीक है, तो ऐसी कोशिकाओं को स्थायी अथवा परिपक्व कोशिका कहते हैं। ये कोशिका स्थायी उत्तक बनाता है जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। पौधे की प्रारंभिक काय बनने के समय शीर्षस्थ मेरिस्टेम के विशिष्ट क्षेत्रों से त्वचीय उत्तक, भरण उत्तक और संवहन उत्तक बनते हैं। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। पौधे की प्रारंभिक काय जब प्राइमरी बॉडी बनती है उस समय पर शीर्षस्थ मेरिस्टेम जो है, जो शीर्ष पर होते हैं, मूल, या अपन बात करें किसके अंदर, तने की बात करते हैं, तो वहां उसके विशिष्ट क्षेत्र त्वचीय उत्तक, भरण उत्तक जो भोजन वगैरह को संग्रह करता है, संवहन उत्तक जैसे जाइलम फ्लोएम में नाम ले रहा हूं। ठीक है, तो इन तीनों को भी अपन देखेंगे आगे आने वाले सेशन में। तो अभी आपको ध्यान में रखना, प्रारंभिक काय जो प्राथमिक बॉडी बनती है उसी समय शीर्षस्थ मेरिस्टेम से बनता है। कौन से, शीर्षस्थ मेरिस्टेम से, और ना कि परिपक्व जो है या जो स्थायी टिश्यू उससे, या पार्श्वीय मेरिस्टेम उससे नहीं। आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है, कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि त्वचीय उत्तक, भरण उत्तक और सामान्य उत्तक किससे बनते हैं, शीर्षस्थ मेरिस्टेम से, स्थायी जो उत्तक है उससे, या पार्श्वीय मेरिस्टेम से, या पता नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, जो भी ऑप्शन दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है शीर्षस्थ मेरिस्टेम से ये बनते हैं। क्लियर है, तो ये आपका जो पहला टॉपिक है मेरिस्टेम की, जो उत्तक की अपन ने बात की थी, मेरिस्टेमेटिक उत्तक आपने देख लिया। दूसरा उसके अंदर जो आता है वो आपके पास कौन सा है, स्थायी उत्तक या परमानेंट टिश्यू जिसे अपन बोलते हैं, जिसमें कोशिकाएं विभक्त नहीं होती है। तो इसे अपन डिटेल से देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। यहाँ आज का सेशन अपना परिचय वाला और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन ने डिस्कस किया है। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। सेशन को देखिए, एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, बिना एनसीईआरटी पढ़े कुछ भी नहीं मिलता है इस प्रकार के एग्जाम में। ठीक है, तो एनसीईआरटी आप लोग पढ़िए, फिर भी कोई डाउट रहता है, सेशन देख लिया, एनसीईआरटी पढ़ लिया, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल स्थायी उत्तक के साथ में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।